Students, welcome to online classes. So today we are going to do part 3 of chapter 8. So part 3 is about cell structure and function. इसमें हम जो है इस पार्ट में सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल है वो कैसा बना होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है सेल. You have learned that each living organism has many organs. आपने पहले पढ़ा है कि हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव चीज़ें हैं, उनके सबके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे जो सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो उसकी बॉडी को वर्क कराते हैं. यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. आपने 7th क्लास में जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, जो साथ में मिलकर डाइजेशन सिस्टम बनाते हैं, जो हमारे पूरे फूड को है डाइजेस्ट करवाते हैं. Each organ in system perform different functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specialized functions. तो जैसे है हमारा जो हर ऑर्गन था डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो अलग अलग फंक्शन करता है, अलग अलग काम करता है. जैसे कि कुछ जो ऑर्गन है वो डाइजेशन का काम करेंगे स्पेशली, कुछ एसिमिलेशन का काम करेंगे और कुछ एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे. डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में, एसिमिलेशन जो होता है हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑब्जर्वेशन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन. जैसे हमारी बॉडी के एक ऑर्गन स्पेशल फंक्शन करते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी उनके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो स्पेशल फंक्शन है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, काम है, वो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अब प्लांट्स में अगर हम बात करें तो रूट क्या करती है, रूट है वो ज़मीन से पानी वगैरह है, न्यूट्रिशन वगैरह वो एब्जॉर्ब करती है ताकि वो प्लांट को वो प्रोवाइड करा सके. लीव्स एज यू हैव लर्न इन क्लास 7 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. और हमको पता है क्लास 7 जिसमें हमने जो है लीव्स का काम पढ़ा था कि वो है फूड बनाने का काम करते हैं, तो सिंथेसाइज ऑफ फूड करते हैं, फूड बनाते हैं प्लांट के लिए. ठीक है. Each organ is further made up of smaller parts called tissues. और हमने पहले ही पढ़ा था कि जो है टिश्यू से बन के मिल के बने होते हैं हर ऑर्गन. तो जो ऑर्गन होता है उसका हर स्मॉल से स्मॉल पार्ट भी किससे मिल के बना होता है, टिश्यू से मिल के बना होता है. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यूज होते हैं एक सिमिलर सेल का ग्रुप होता है टिश्यू, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि एक स्पेशल फंक्शन है, स्पेसिफिक काम है, वो परफॉर्म करते हैं. Haley realized that an organ is made up of tissue which in turn are made up of cells. So इससे हम जो पहेली है उसको रियलाइज हुआ कि ऑर्गन है वो टिश्यू का बना होता है और टिश्यू है वो सेल्स का बना होता है. तो सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट. तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं कि जो किसी भी ऑर्गन है या फिर किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है. मतलब एक सेल है, सेम सेल से मिलकर बनेगा एक टिश्यू, बहुत सारे सेम टिश्यू से मिलकर बनेगा ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनेगा कोई भी ऑर्गन सिस्टम. तो सेल क्या हो गया, बेसिक यूनिट हो गया. बिना सेल की कोई भी और टिश्यू नहीं बनेगा, बिना टिश्यू के ऑर्गन नहीं बनेगा, बिना ऑर्गन के ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा. तो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट्स ऑफ सेल. तो सेल के क्या क्या पार्ट होते हैं, सेल किस किस चीज़ से बन के बना होता है वो भी हम देखेंगे. हमको पता है सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. लेकिन सेल एक्चुअली जो बेसिक यूनिट है वो किससे बनती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और डिटेल्स में हम यहाँ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो सेल के बाहर की एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. तो वो है सबसे बाहरी पार्ट है, आउटर पार्ट है सेल का. द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. और सेल है वो मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है. अगर हम मेनली बात करें, सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन. और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं, उससे घिरे रहते हैं. ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है. सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. The membrane separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium. अभी जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या काम करती है, ये है बाकी सेल एक सेल को दूसरे सेल से अलग बनाती है, और साथ ही साथ उसके जो बाहर का जो मीडियम है सेल के बाहर का, उससे भी इसको सेपरेट करती है, सेपरेशन का काम करती है. The plasma membrane is porous and allows the movement of substance or materials both inwards and outwards. अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है बहुत पोरस होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, और इसके अंदर से जो है कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट है वो इजीली हो पाता है, अंदर भी आ पाता है और बाहर भी जा पाता है. ठीक है, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड दोनों तरफ जो सब्सटेंस और मेटेरियल का मूवमेंट है वो इजीली हो पाता है, क्योंकि बहुत पोरस होती है. मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमको दिखते भी नहीं है. इवन जो जिनमें से मेटेरियल है वो अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है. We have activity 8.3. Let's see what the activity says.
In order to observe the basic components of the cell, take an onion bulb. अब जो है सेल के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनको जानने के लिए हमने एक है ऑनियन बल्ब लिया है. रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग पील्स, और इसका जो पिंक कलर का छिलका होता है, कवरिंग होता है, उसको हम हटा देंगे. यू कैन ईजिली सेपरेट दीज फ्रॉम द फ्लैशी वाइट लेयर ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स और इवन विद योर हैंड्स. अब फॉरसेप्स होती है, छोटी सी चिमटी नहीं आती है, उसको बोलते हैं फॉरसेप्स. तो फॉरसेप्स से अपने हैंड से जो इसकी जो लेयर होती है, फ्लैशी वाइट लेयर होती है, उसको बल्ब से आप इजीली अलग कर सकते हो. बहुत इजीली आप अलग कर दे सकते हो उसको. यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स. और इसके अलावा जो ऑनियन बल्ब है उसको भी सेपरेट कर सकते हो. उसकी जो थिन लेयर है, पतली पतली लेयर्स है, उनको भी अलग कर सकते हो. Place a small piece of thin onion peel or in a drop of water on a glass slide. अब एक ग्लास स्लाइड पे आपको जो ऑनियन का पील है वो लेना है, उसको एक ड्रॉप वाटर के अंदर आपको रखना है. The thin layer can be cut into smaller pieces with the help of a blade or forceps. एक ब्लेड या फिर फॉरसेप्स से आप जो है इसकी थिन लेयर भी कट कर सकते हो. फॉरसेप्स एक जो है मेडिकल जो डॉक्टर वगैरह या जो नर्सिंग स्टाफ है वो यूज़ करते हैं फॉरसेप्स. एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन. अब उसके बाद में अपने ग्लास पे स्लाइड पे आपने जो ऑनियन पील का एक पीस लिया है, उसको वाटर ड्रॉप डालिए उसके ऊपर आपको मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन डालना है. केमिकल होता है. टू द लेयर एंड प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट. और उसके बाद उसको कवर स्लिप आती है जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए हेल्प करती है. उसके बाद कवर स्लिप कर आपको उस पर डालनी है. While placing the cover slip, ensure that there is no air bubbles. और जब भी आप कवर स्लिप रखो तब ध्यान रखना कि उसके ऊपर कोई एयर बबल नहीं हो, क्योंकि एयर बबल होगा तो माइक्रोस्कोप में आप अच्छे से देख नहीं पाओगे. अंडर द कवर स्लिप ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप. और ये जो स्लाइड आपकी रेडी हुई है, मतलब पहले आपको एक जो है ग्लास स्लाइड लेनी है, उस पर ऑनियन का पील दिखना है वाटर ड्रॉप के साथ, और उसके ऊपर आपको मिथाइल ब्लू सोल्यूशन है वो डालना है. और उसके बाद आपको जो है ग्लास की जो कवर स्लिप है वो डाल देनी. और ये सारा का सारा सिस्टम कहाँ जाएगा? माइक्रोस्कोप में जाएगा. माइक्रोस्कोप का जहाँ पे आप देखते हैं वहाँ जाएगा. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप. ड्रॉ द एंड लेबल. यू मे कंपेयर इट विद फिगर 8.5. और फिगर 8.5 में आपको दे रखा है कि कैसे दिखेगी. तो यहाँ पे अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो कुछ ऐसी आपको जो है फिर माइक्रोस्कोप से देखने पर. तो इसके अंदर हमको न्यूक्लियस दिखेंगे बहुत सारे, साइटोप्लाज्म दिखेगा, और ये जो बाहर जो लाइनें दिख रही है ये चौकोर ये है सेल मेम्ब्रेन. ओके. द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. अब जो बाउंड्री लाइन होती है उस ऑनियन सेल की, वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक थिक कवरिंग से कवर होती है जिसको कि सेल वॉल बोलते हैं. The central dense round body of the in the center is called the nucleus. और एकदम राउंड जो सेंटर में है, एक डेंस राउंड बॉडी है सेंटर के अंदर, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है. जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. और सेल मेम्ब्रेन और जो है इसके बीच में एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. मतलब हर सेल है उसमें साइटोप्लाज्म फिल होता है, जेली जैसा एक सब्सटेंस होता है. उसी के अंदर जो है मतलब सबसे पहले सेल होती है, सेल वॉल होती है. सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल से कवर होती है. उसके बाद है उसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल होता है, और उसके बीच में है एक राउंड एक मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल. अब प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होती है? याद रखना, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि ह्यूमन या एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है. बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें जो है सेल वॉल मिलती है. ये एक डिफरेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स के बीच में. यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल. हमने पहले पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन से जो सेल है उसको शेप मिलती है, उसको एक पूरा स्ट्रक्चर मिलता है सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही. In addition to cell membrane, there is another thick layer in cell of plants called cell wall. अब सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और मोटी लेयर होती है प्लांट सेल के अंदर जिसको कि सेल वॉल बोला जाता है. This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन को कवर करे हुए है, ये जो सेल वॉल, ये है क्यों ज़रूरी है? ये प्लांट्स की जो सेल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती है. प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट variations in temperature, height
विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। अब जो प्लांट सेल है उनको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन किसके खिलाफ है? क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन आते हैं बहुत सारा, ऊपर कम ज़्यादा होता रहता है टेम्परेचर। हाई विंड स्पीड है उससे बचने के लिए इनको इनकी सेल को प्रोटेक्शन चाहिए। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है उससे बचने के लिए भी इनको जो है प्रोटेक्शन चाहिए। और वो प्रोटेक्शन को कौन प्रोवाइड करा रहा है? सेल वॉल प्रोवाइड करा रही है। क्योंकि ह्यूमन और बाकी इंसेक्ट अपना बचाव कहीं पे छिप के कर सकते हैं, जबकि प्लांट कहीं पे छिप नहीं सकते हैं ऐसे एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ये इन वेरिएशन से एक्सपोज रहते हैं, इनके वेरिएशन इनको इफेक्ट करते हैं क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते, कोई प्लांट मूव नहीं कर सकता है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रेंडेंसिंटिया, एल्डोया और रेओ। अब जो सेल जो है, ये जो सेल लीफ पील है, इस ये जो है अलग अलग है ना जो प्लांट्स हैं उनके आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि ट्रेंडेंसिटिया, एल्डोआ और रेयो करके प्लांट है, उनकी आप सेल मेम्ब्रेन वगैरह आप चेक कर सकते हो। यू कैन प्रिपेयर स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन। जैसे ऑनियन की स्लाइड आपने बनाई थी वैसे ही इन बाकी प्लांट की लीफ की स्लाइड भी आप बना सकते हो। पहेली आस्क बूझो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स। अब पहेली ने बूझो से पूछा कि क्या उसने एनिमल सेल भी ऑब्जर्व करी हैं। तो एनिमल सेल के लिए वी हैव एक्टिविटी 8.4। टेक अ क्लीन टूथपिक और अ मैचस्टिक विद द टिप ब्रोकन। एक है ना टिप जिसकी टिप टूटी हुई हो, वो मैचस्टिक या फिर एक टूथपिक लेनी है। स्क्रैप इनसाइड योर चीक विदाउट हर्टिंग इट। अपने जो चीक है गाल के अंदर थोड़ा सा आपको स्क्रैप करना है, खुरचना है, बिना अपने ऑर्गन को या अपने स्किन को हार्म पहुंचाए। प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास साइड। ग्लास साइड के ऊपर एक ड्रॉप पानी डाल के उसमें आपको ये जो टूथपिक का जो भी आप निकला है, स्क्रैप निकला है, उसको डालना है। एड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। एक आयोडीन की ड्रॉप डालनी है, उसको कवर स्लिप से कवर करना है। मतलब आपकी स्लाइड बन गई है माइक्रोस्कोप से देखने के लिए। अल्टरनेटिवली एड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ मेथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। अगर आयोडीन सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उसके अलावा 1-2 ड्रॉप्स है मेथाइल ब्लू सोल्यूशन की भी डाल सकते हो। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन स्क्रैप्ड मटेरियल। अब आपने जो स्क्रैप किया है मटेरियल, जो अपनी चीक से निकाला है जो खुरच के, उसको उस मटेरियल में आप बहुत सारे सेल्स है वो ऑब्जर्व कर सकते हो माइक्रोस्कोप के थ्रू। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और आप वो सेल को देख के आप इजीली सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को पहचान सकते हो। अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट है। एनिमल सेल मीन्स ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही काउंट होते हैं हमारी बायोलॉजी में। तो सेल वॉल है वो ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, मैंने पहले ही बताया। सो हियर इज द पिक्चर जो कि आपको दिखेगी माइक्रोस्कोप के अंदर एनिमल सेल की। एनिमल सेल है तो इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है और बीच में जो है एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब है जो आपको एक उसमें एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ भी एक जो है लेयर होती है जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइटो और सेल मेम्ब्रेन तो होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये सब है ह्यूमन चीक सेल जो स्लाइड बनाई थी उसके अंदर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट भी है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है वो सेल का हिस्सा ही है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है एग्जैक्टली ये देखते हैं। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ एक जेली जैसा सब्सटेंस है जो कि एकदम जो है फ्लैशी होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के जो कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। these are माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। अब ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और राइबोसोम ये सेल के ही पार्ट है, लेकिन ये किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। और 10th क्लास के अंदर आपके सारे के सारे आने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी स्ट्रक्चर और फंक्शन आने वाला है। गोल्जी बॉडीज जो है गोल्जी बॉडीज की पूरी स्ट्रक्चर आने वाली, राइबोसोम की स्ट्रक्चर आने वाली है पूरी। तो ये है, ये सेल के ही हिस्से हैं, लेकिन किस में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है।
इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। जनरली ये स्फेरिकल शेप का होता है, राउंड शेप में होता है और नॉर्मली है सेंटर में होता है। अब ज़रूरी नहीं हर सेल में सेंटर में हो, कहीं में साइड में भी होता है, लेकिन नॉर्मली है अगर हम बात करें तो सेंटर में होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ये स्टेन्ड होता है, थोड़ा सा धब्बे जैसा दिखता है और ईजिली आप माइक्रोस्कोप में इसको देख सकते हो। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो है ये साइटोप्लाज्म से अलग कैसे हो रहता है, सेपरेट कैसे रहता है, एक लेयर होती है इसके बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, मेम्ब्रेन होती है जो इसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है। This membrane is also porous and allow the movement of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus. जैसे सेल मेम्ब्रेन बहुत पोरस थी, बहुत सॉफ्ट थी, वैसे ही ये बहुत पोरस होती है और ये इजीली जो मूवमेंट होता है मटेरियल्स का उनको अलाउ करती है। साइटोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर जो है मूवमेंट होता रहता है, जितने भी मटेरियल्स हैं उनका इजीली मूवमेंट होता रहता है। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. अब अगर हाई पावर वाले अगर हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तब हम उस स्फेरिकल बॉडी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी है वो देख सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियल्स, इसको न्यूक्लियल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा एक पार्ट होता है, बॉडी होती है स्फेरिकल बॉडी, जिसको न्यूक्लियल्स बोलते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर होती है जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। दे कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर ही जीन होते हैं जिनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। तो जीन्स होते हैं वो इन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये जीन्स क्या काम करते हैं, ये जो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र करते हैं, इनहेरिटेंस का काम करते हैं। मतलब हमारे पेरेंट्स के, मतलब किसी के पेरेंट्स के अगर ब्राउन आइज़ है तो आपकी भी ब्राउन आइज़ होगी। तो ये कैरेक्टर है, ये कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, किसकी वजह से, ये जीन की वजह से ट्रांसफ़र हुआ है आप में। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। अभी क्रोमोसोम तभी देखे जा सकते हैं जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल 1 से 2 में कन्वर्ट होती है, मतलब सेल डिवाइड होती है, एक सेल की 2 सेल बन जाती है, तभी क्रोमोसोम दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट वी हैव जीन। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जीन होता है वो इनहेरिटेंस के लिए होता है, इनहेरिटेंस की यूनिट होती है। मतलब जो कैरेक्टर है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ही ट्रांसफ़र करता है। इट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ अ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कुछ गुण होते हैं जो आपके पेरेंट्स में होते हैं, वो आपके अंदर भी ये ट्रांसफ़र करता है, कौन, जीन। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। मतलब आपके पेरेंट्स एक अपने कुछ गुण हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप में पास करते हैं, आपको पास ऑन कर देते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे हैव ऑल्सो ब्राउन आइज। अगर आपके पिताजी की ब्राउन आइज है तो हो सकता है आपकी ब्राउन आइज हो, या आपकी मदर की अगर ब्राउन आइज है तो आपकी ब्राउन आइज हो सकती हैं। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर्स। अगर आपकी मम्मी की कर्ली हेयर्स है तो हो सकता है आपके भी कर्ली हेयर्स हो। However, the different combination of genes from पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन एक और वो होता है कि अगर आपके पेरेंट्स के जो कॉम्बिनेशन है जीन्स की वो अलग अलग हो तो आपके अंदर भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके फादर की हेयर स्ट्रेट हो, आपकी मदर की हेयर कर्ली हो, तो आपके जो हेयर है वो वेवी हो जाए, क्योंकि एक के स्ट्रेट है और एक के कर्ली है, तो आपका जो मिक्सअप होके जो है वेवी हेयर्स हो जाए। तो ये वही कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते रहते हैं, लेकिन होता है किसकी वजह से, जीन की वजह से। Nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as control center of the activities of the cell. अब न्यूक्लियस है, इनहेरिटेंस करने के अलावा जो है आपका पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आप में पहुंचाने के अलावा एक और जो है कंट्रोल सेंटर के जैसे काम करता है, जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, कौन, न्यूक्लियस। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और जितना भी लिविंग सेल का जितना भी कंटेंट है उसके अंदर जो भी होगा उस सबको क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म या उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको मिला के आप क्या बोलोगे, उनको प्रोटोप्लाज्म बोलोगे। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। और यही प्रोटोप्लाज्म है इस लिविंग सब्सटेंस, जो सेल है उसका लिविंग सब्सटेंस कहलाता है। मतलब प्रोटोप्लाज्म से ही सेल है उसके अंदर जान रहती है। Paheli wants to know if the structure of the nucleus is the same in the cells of plants, animals and bacteria. अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या जो है प्लांट्स की सेल, एनिमल्स की सेल और बैक्टीरिया की सेल, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की वो सेम होती है।
तो इनके अंदर सेम होती है या नहीं होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।